तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th और चैप्टर फर्स्ट। ओके, जो है आपका सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। पहले हम 10th क्लास की पॉलिटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी पे आएंगे एंड उसके बाद हम 11th और 12th की सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कवर करेंगे। ये एक सीक्वेंस होता है कि 10th क्लास तक की अच्छी तरह कवर करने के बाद एंड आपको उसको रिवाइज करने हैं सारे नोट्स एंड एनसीईआरटी फिर से। उसके बाद 11th 12th पर आपको आना है, क्योंकि जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो मेन होती है और वो आपके मेंस एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं 11th 12th की बाद में करवाऊंगी जब आपकी 10th क्लास तक अच्छी तरह हो जाएगी। चलिए, तो आपका चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, मतलब पावर शेयरिंग। सत्ता क्या होती है? सत्ता का मतलब होता है शक्ति या शासन। जैसे हमारा देश क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शेयरिंग है किसकी? शासन की, कि हम ही जो है बनाते हैं, हम ही अपना नेता चुनते हैं। तो सत्ता मतलब शक्ति या शासन की जब साझेदारी होती है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अगर सत्ता की साझेदारी ना हो तो क्या होता है और साझेदारी होने से क्या लाभ होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना ही लोकतंत्र के कामकाज के लिए जरूरी है। शासन को बांट देना मतलब सबके अलग अलग काम सुनिश्चित कर देने। बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरू करते हैं। मतलब इस चैप्टर में आपको उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन्होंने दो सरकार ली है, उसके बारे में बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी यहाँ पे कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम है क्या? तो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा देश है। ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। आबादी की बात करें तो हरियाणा राज्य की जो आबादी है वो 2 करोड़ है, तो लेकिन इसकी जो बेल्जियम की आबादी है वो 2 करोड़ से कम है, हाफ है बिल्कुल, मतलब 1 करोड़ है इसकी। इसकी सीमा जो है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। किसकी? बेल्जियम की। आबादी 1 करोड़ से अधिक है और हरियाणा की आबादी से आधी, मतलब हरियाणा की 2 करोड़ है और इसकी 1 करोड़। जातीय बनावट जटिल है, अलग अलग जात के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बेल्जियम समुदाय की बात करें तो कौन कौन सी कास्ट रहती है और कौन कौन सी यहाँ भाषा बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेमिश इलाका। तो यहाँ पे 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। वोलेनिया इलाका में देखें तो 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। और जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच। हम बात करें बेल्जियम की तो सबसे ज़्यादा 59% बोलने वाले डच लोग हैं, डच भाषा बोलते हैं, और 40% फ्रेंच। 1% जर्मन लोग हैं तो उसे तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है तो बहुसंख्यक में कौन है? बहुसंख्यक में हमारी डच भाषा वाले हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध थे। अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषा वाले थे, तो जो मतलब जो फ्रेंच लोग थे वो तो अल्पसंख्यक में थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे? ताकतवर थे और समृद्ध थे। ठीक है, मतलब ये इनका आर्थिक विकास अच्छा था। लेकिन जो डच लोग थे, जो डच भाषा बोलते थे, वो बहुसंख्यक में थे, 59% थे, बट फिर भी क्या था? फिर भी वो जो है इतने ताकतवर और समृद्ध नहीं थे। तो डच लोग इस बात से नाराज थे और 1950 से 1960 तक समूह के बीच क्या हुआ? तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि जो डच भाषा के लोग थे वे कहते थे कि भाई हम ताकतवर है, समृद्ध, तो हम राज करेंगे। ठीक है, तो ये तो बेल्जियम का उदाहरण हो जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, श्रीलंका में क्या होता है। श्रीलंका में क्या होता है? दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। आबादी कितनी है? 2 करोड़ है। यहाँ भी जातीय समूह है, सिंहली और तमिल। जो ये सिंहली भाषा है ये श्रीलंका के मूल निवासी जो श्रीलंका के ही है वो बोलते हैं। ठीक है, और तमिल जो वहाँ पे लोग आके रहने लगे थे वो तमिल भाषा बोलते थे, ये भारत से आए थे। ठीक है, जो सिंहली है वो श्रीलंका के मूल निवासी बोलते थे और ये 74% है। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन। जो तमिल है वो भारत से आए थे, 18% है, कितने कम है। कुछ श्रीलंका के मूल निवासी में से भी आते हैं जो तमिल बोलते हैं और कुछ भारत से आए थे। तमिल मुख्य रूप से अगर कहें तो उत्तर और पूर्वी प्रांत में बसे थे। तमिल लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अब इनके बीच भी क्या होता है? इनके बीच भी मतभेद होता है। यहाँ पे ईसाई भी थे, वो 7% थे। ईसाई जो थे ये सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते थे। तो जो मतभेद होता है वो सिंहली और तमिलों के बीच होता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, आपको याद रखनी है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यावाद क्या होता है? स्वतंत्रता मिली 1928 को। स्वतंत्रता जो उनको मिलती है, हमें 1947 में मिली थी, इनको 1 साल बाद मिलती है। सिंहली समुदाय का यहाँ पे क्या था? दबदबा था। तो 1956 में कानून बनता है कि सिंहली भाषा को इन्होंने राज्य भाषा घोषित कर दिया। अब सिंहली भाषा तो राजभाषा घोषित हो गई और तमिल वालों को क्या हुआ? तो सरकारी नौकरी में भी ये कहा गया कि जो सिंहली लोग हैं, जो श्रीलंका के मूल लोग हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी। सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया क्योंकि बौद्ध धर्म को सिंहली समुदाय के लोग मानते थे। इन फैसलों से अब क्या हुआ? तमिल की जो लोग थे, तमिल जनता वो नाराज हो गई।
तमिल लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक है, तमिल लोगों की मांगी थी उसमें कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, शिक्षा और रोजगार में सबको समान अवसर दिए जाए। लेकिन जो सिंहली लोगों ने अपनी मनमानी की, उन्होंने ये शर्त नहीं मानी। अब क्या होना था, अब तो युद्ध होना था। तमिल लोगों ने एक उग्र संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, लिबरेशन टाइगर्स सॉरी तमिल और इलम, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, ये उन्होंने एक उग्र संगठन बनाया। दोनों समुदायों के बीच टकराव हो गया और क्या शुरू हो गया, गृह युद्ध। गृह युद्ध, हमने युद्ध नहीं कहा, हमने गृह युद्ध क्यों कहा, क्योंकि जब देश के ही लोग, ये एक ही देश के थे, श्रीलंका में ही रहते थे दोनों, तो जब देश के ही लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाए, इसको कहते हैं गृह युद्ध। ठीक है, अब दोनों में क्या हो गया, टकराव हो गया। दोनों पक्ष से हजारों लोग मारे गए, अनेक शरणार्थी बन गए जो छोड़ के चले गए देश और कहीं और बस गए। और यह युद्ध कब तक चला, 2009 तक चला, और सिंहली लोगों द्वारा जीत हासिल हुई और जो तमिल था उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हमारे देश में अगर बात करें तो आर्थिक विकास, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, इन सब के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ के जब गृह युद्ध हुआ उसके बाद थोड़ा आर्थिक जीवन में थोड़ी परेशानियाँ आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमने केस देखा है श्रीलंका का जिसमें तमिल और सिंहली के बीच क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। एक हमने केस देखा है बेल्जियम का जिसमें डच और फ्रांसी के बीच मतभेद हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, बट बेल्जियम के केस में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक समझदारी अपनाई। उनकी समझदारी अब क्या थी, बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर तथा सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। ठीक है, उन्होंने सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया, अलग अलग भाषा का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है डच के लोग भी है, फ्रांस के लोग भी है और जर्मन भाषा बोलने वाले भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, सबको अपना अपना अधिकार मिलेगा। ठीक है, उन्होंने सबको स्वीकार किया, सब भाषा को उन्होंने स्वीकार किया, सब भाषा को उन्होंने सम्मान किया। अब तो वहाँ पे इसलिए युद्ध के जो है चांस नहीं बने। 1970 से 1993 के बीच 4 बार उन्होंने संविधान में संशोधन किया। जैसे डच वालों ने कहा कि नहीं, हमें ये वाला चीज़ पसंद नहीं है, आप हमारे ये वाला करो, तो उन्होंने इसलिए संशोधन किया संविधान में ताकि देश में सभी मिलजुल कर रहे। जब देश के अंदर बेल्जियम में सरकार बनी तो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्री की समान संख्या थी, दोनों को उन्होंने समान रखा। जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत हो, विशेष कानून ये था कि जब दोनों समूह के सांसद का बहुमत हो तो समान संख्या रहेगी। केंद्र सरकार की सारी शक्ति देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। तीसरे इस तरह की सरकार भी थी यहाँ पे, सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो बेल्जियम की समझदारी ये थी कि उन्होंने सभी भाषा का सम्मान किया, इसलिए वहाँ पे गृह युद्ध नहीं हुआ। अब दोनों केस से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, एक हमने देखा श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका क्या है, दोनों देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी को अलग अलग ढंग से निपटाया। जहाँ श्रीलंका ने क्या किया, युद्ध किया। ठीक है, गृह युद्ध किया। लेकिन बेल्जियम की बात करें तो उसने समझदारी अपनाई। अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न्याय बताने का फैसला करता है, मतलब अगर जो बहुसंख्या में जो लोग हैं वो अगर अपना अधिकार जताते हैं दूसरे लोगों पर, तो इससे क्या होगा, इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। ठीक है, तो बेल्जियम ने यहाँ पे समझदारी अपनाई। तो हमें पता चलता है कि सत्ता की साझेदारी होना कितनी जरूरी है। अब सत्ता की साझेदारी हमने कहते जरूरी है। ठीक है, तो 2 तरह के इसमें भी कि सत्ता का बंटवारा क्या है, ठीक है, शासन का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, विभिन्न समूह के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है, जैसे श्रीलंका में हुआ। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि सत्ता की साझेदारी हम कहते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा है। बाद में सत्ता की साझेदारी पर आ जाते हैं। अब हम बाद में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के नागरिक मत अधिकार के माध्यम से अपने चुने प्रतिनिधि चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। सरकार क्या करती है, अब शासन चलाती है और नए नियम बनाती है, पुराने नियमों में संशोधन करती है। तो कुल मिलाकर सत्ता से क्या होता है, मतलब शासन चलाने के लिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो प्रजा होती है, क्योंकि हम ही चुनते हैं अपना नेता। यह लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, समाज के विविध समूह व मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक समूह में चाहे टकराव कम हो, टकराव ना हो, उनमें बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है, ताकि जो बहुसंख्या में लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोगों पर अपना अधिकार ना जमाएं। लोगों की आवाज़ की लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। सरकार लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए, क्योंकि लोगों की आवाज़ की लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। अब सत्ता की साझेदारी के 2 कारण, एक तो समझदारी भरा कारण आता है, एक नैतिक कारण। समझदारी भरा कारण मतलब सत्ता की साझेदारी हो जिसमें लाभ, मतलब इसमें होता है कि जो लाभ, किस चीज़ में लाभ है उसके परिणाम पर जोर देता है। ठीक है, ये इस तरह है कि लाभ के परिणाम पर जोर देता है, जहाँ बेनिफिट होगा। ठीक है, वो वाला ये चुनता है रीज़न। नैतिक कारण में क्या होता है कि लोकतंत्र की आत्मा में को अक्षुण्ण रखना, सत्ता के बंटवारे को ही महत्व देता है। ये 2 कारण है कि सत्ता की साझेदारी के।
शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। उदाहरण जैसे शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब तो है। तो इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। कैसे होता है कि किसी भी अंग के पास असीमित शक्ति ना हो। ये नहीं कि सिर्फ एक के पास ही शक्ति है, नहीं, सब एक दूसरे के अधीन हो ताकि एक दूसरे पर अधिकार ना कर सके। सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। जैसे कार्यपालिका सत्ता का प्रयोग करती है लेकिन संसद के अधीन होती है। अब संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है लेकिन उसे जनता को जवाब देना होता है। लेकिन न्यायपालिका क्या होती है, कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है। ये कार्यपालिका और विधायिका के काम को देखती है कि दोनों अपने काम, अपने कानून जो है ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रही है या नहीं। अब भारत में क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब ये दो स्तरों में बटा, एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि जो शासन है, सत्ता, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होती है वो। अगर हमारे देश में शासन नहीं होगा तो लोगों के बीच क्या होगा, मतभेद होगा, ठीक है, लड़ाइयाँ होगी। इस वजह से शासन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो शासक हम चुनते हैं वो लोगों द्वारा ही चुना जाता है। तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से आपको नोट्स दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे।